यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सज्जनों, विगत एपिसोडों में मैंने समास प्रकरण के क्रम में दो भेदों पर चर्चा की थी। पहला अव्ययीभाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास। उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूँगा। तीसरे भेद के रूप में कर्मधारय समास का नाम आता है। इसे संस्कृत में इस तरह से परिभाषित किया गया है, कहा गया है कि तत्पुरुषः समानाधिकरण कर्मधारयः। तत्पुरुषः समानाधिकरण कर्मधारयः। कहने का मतलब है कि जहाँ समान अधिकरण हो, जिस तत्पुरुष में कर्मधारय होता है। सज्जनों, ध्यान देंगे, पिछले एपिसोड में मैंने तत्पुरुष समास की विस्तृत चर्चा की थी और फिर ये अलग से भी कर्मधारय समास की बात कर रहे हैं और उसमें भी तत्पुरुष पद का प्रयोग हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं दिग्भ्रमित न हो जाएं, इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मैं। वास्तव में कहा जाए तो कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही एक भाग है, एक हिस्सा है। जैसे पेड़ की डाल से कई छोटे छोटे डाल निकलते हैं, शाखा से प्रशाखा, प्रशाखा से भी प्रशाखा निकलते हैं। उसी तरह से तत्पुरुष समास रूपी वृक्ष में कई शाखाएं निकली, उन शाखाओं में भी छोटे छोटे प्रशाखाएं उत्पन्न हुई। तो तत्पुरुष नाम का जो शाखा है, उसी में से एक छोटी सी शाखा निकाल दी गई कर्मधारय का। लेकिन कुछ विद्वान के अनुसार कर्मधारय को स्वतंत्र रूप में नामकरण किया है, स्वतंत्र समास के रूप में व्यक्त किया है। कारण कि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास में देखे होंगे आप कि जो पद होते हैं, समस्त पद होते हैं, उन समस्त पदों में उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी दूसरे पद की प्रधानता होती है। लेकिन कर्मधारय समास में दो पद हैं, दोनों पद अपने अपने जगह पर प्रधान हैं। तो इस परिस्थिति में थोड़ी सी तत्पुरुष समास के परिभाषा के आधार पर थोड़ी भिन्न लक्षण, भिन्न विशेषताएं नजर आ रही है। इसलिए कर्मधारय को अलग समास के नामकरण किया गया है। तब देखते हैं, समान अधिकरण यानी विभक्ति वाला तत्पुरुष समास कर्मधारय होता है। ये जो परिभाषा दी गई है यहाँ पर, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, इसका अर्थ यही हुआ कि जहाँ समान अधिकरण वाला तत्पुरुष हो, वह तत्पुरुष कर्मधारय के नाम से जाना जाता है। अब सवाल उठता है, समानाधिकरण है क्या? तो इसका मतलब है कि पूर्व पद, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विशेषण और विशिष्ट का भाव होना चाहिए, संबंध होना चाहिए।
विशेषण विशेष्य का मतलब क्या होता है? विशेषण का मतलब होता है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष्य का मतलब होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी विशेषता किसकी बताई जाएगी? संज्ञा की। तो जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य होगा। या उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय शब्द का प्रयोग अलंकार में होता है। या सामान्य तौर पर इसको इस रूप में समझें, उपमेय यानी संज्ञा, उपमान यानी उस संज्ञा की तुलना जिस वस्तु से करते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बात समझने की कोशिश करें। जैसे एक वाक्य है, राम का मुख चंद्र सा सुंदर है। राम का मुख चंद्र सा सुंदर है, तो राम का मुख उपमेय हो गया और राम के मुख की तुलना किससे कर रहे हैं? चंद्र से। तो चंद्र जो है उपमान हो गया। तो उपमेय और उपमान के बीच का जो अंतर संबंध पर मैं जो दे रहा हूं, उसी तरह का संबंध कर्मधारय समास में देखने को मिलता है। ये तो बातें संस्कृत की हो गई। ये जो परिभाषा संस्कृत में दी गई है, ये इसी की व्याख्या इस तरह से है। उसी चीज को हिंदी में भी बिल्कुल समान ढंग से देखने को मिलता है। जिन समस्त पदों में उत्तर पद प्रधान हो, चूंकि उत्तर पद की प्रधानता तत्पुरुष समास में होती है, आपको मालूम होना चाहिए, तथा पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय संबंध हो, कर्मधारय समास होता है। अब ये संस्कृत की परिभाषा और हिंदी की परिभाषा बिल्कुल साम्य है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे कैसे उपमेय और उपमान या विशेषण विशेष्य का भाव होगा, संबंध होगा। अब देखिए, चरण कमल। चरण संज्ञा है, कमल भी संज्ञा है। अब ये पहला पद है, दूसरा पद। यदि पहला पद को उपमान माने, ये कोई जरूरी नहीं कि उपमान और उपमेय इसी क्रम में, उपमेय और उपमान भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। राधा कृष्ण कहें चाहे कृष्ण राधा कहें, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो नहीं है कि राधा कृष्ण कहेंगे तो किसी दूसरे का बोध हो जाएगा और कृष्ण राधा कहेंगे तो किसी और का बोध हो जाएगा। बात वही उसी बिंदु पर पहुंच रहे हैं। ठीक उसी तरह से इसी विक्रम में हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ चरण कमल, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद चरण है तो कमल विशेष्य हो जाएगा। कमल कैसा है? ये चरण कैसा है? तो कमल की भांति है, इसलिए कमल के समान चरण। कमल के समान चरण मतलब क्या? कोमल। कमल की पंखुड़ियां बहुत कोमल होती है, उसके जैसा चरण है। या इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, कमल है जो चरण, यानी के समान और है जो का प्रयोग इस समास में विग्रह करने के क्रम में ये दोनों पदों का प्रयोग होता है। अभी इन दोनों में आपको जो इच्छा हो आप स्वतंत्र हैं प्रयोग करने के लिए। ठीक उसी तरह से दूसरा उदाहरण, प्राण प्रिय। प्राणों के समान प्रिय। नीलकंठ नीला है जो कंठ,
अब यहाँ पर देखेंगे कि नील और कंठ, तो नील तो विशेषण हो गया, कंठ विशेष्य हो गया यानी संज्ञा है। तो इस तरह से इसी तरह से पीतांबर में पीत विशेषण है, अंबर विशेष्य है। तो कोई कोई, अब जैसे यहाँ पर कमल, लता, अग्नि और देह दोनों संज्ञा है, योग्यता संज्ञा है, लेकिन वहाँ विशेषण की तरह कार्य कर रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, गंभीरता पूर्वक समझना पड़ेगा कि किस रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से इसका विग्रह करेंगे। नील कंठ, नीला है जो कंठ, पीत है जो अंबर, पीतांबर, देह रूपी लता, देह लता, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, महान जो है जो देव, महादेव, महान है जो पुरुष, महापुरुष। इस तरह के आप देख रहे हैं कि कैसे हम समझेंगे। तो आपको पहचान के लिए भी मैंने शब्दों का प्रयोग किया है कि इसके पहचान के समान है जो रूपी आदि पदों का प्रयोग होगा, तो आप समझेंगे कि यह बेझिझक कर्मधारय समास ही होगा, दूसरा समास नहीं हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि कर्मधारय समास से संबंधित कई तरह की अड़चनें विद्यार्थियों को झेलनी पड़ती है, उनकी समस्या निरापद हो गई होगी। ऐसे हालांकि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में भी अंतर्बंध हो जाता है, भेद नहीं समझ पाते हैं विद्यार्थीजन। तो ऐसी परिस्थिति में ये ध्यान देना होगा कि जो विग्रह है, आप विग्रह के अनुसार भेद का निर्णय करें। जैसा विग्रह करेंगे तदनुसार भेद होगा। इस विषय पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक, जब तक मैं पूरी समास के भेदों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त न कर लें, जब जानकारी पूरी हो जाएगी, समास के सभी भेदों पर जानकारी हो जाएगी उदाहरण के साथ, उसके बाद आपको कि कहाँ कहाँ भ्रम हो सकता है या क्या अंतर हो सकता है, इस पर भी चर्चा हम अंतिम में, समास प्रकरण के अंतिम कड़ी में मैं इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं आगे। अब ये कड़ी में कर्मधारय समास, तो ये आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बातें। अब आगे बहुब्रीहि समास की ओर चलते हैं। बहुब्रीहि समास संस्कृत में परिभाषा है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। इसी चीज को मैंने दूसरे ढंग से भी लिखा है, अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि। बात वही है, सिर्फ पदार्थ के जगह पर मैंने पद लिख दिया है। अर्थ में कोई भी भेद नहीं है। कहने का मतलब यहाँ है कि हम जो भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं उसमें दो ही पद होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। यहाँ तो अन्य पद की चर्चा मैंने कभी किया भी नहीं। अन्य पद कहाँ से आ गए, सोचने वाली बात है। कहने का तात्पर्य है कि जो दो पद हमने प्रस्तुत किया, पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों पदों के माध्यम से अन्य पद की कल्पना आपको करनी होगी। तीसरे पद की कल्पना आपको करनी होगी, और जो पूर्व पद और उत्तर पद प्रस्तुत होंगे उन दोनों के माध्यम से अन्य पद की कल्पना सहज है। बहुत आसानी से आप कर ले सकते हैं, उस तथ्य तक, उस बिंदु तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पर देखेंगे
कि जिन समस्त पदों में किसी पद की प्रधानता न हो बल्कि अन्य पद की प्रधानता हो, बहुब्रीहि समास होता है। किसी पद की प्रधानता की बात मैंने नहीं की, नहीं हो, यानी दो ही पद हैं, इन दोनों में से कोई पद की प्रधानता नहीं है, इन दोनों के माध्यम से अन्य पद की प्रधानता दर्शाया, तभी ये बहुब्रीहि समास होगा। जैसे दशानंद, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, मैंने सब जगह अर्थात लिखा है। पीतांबर, पीत है अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके अर्थात शिव। विषधर, विष है विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश। ये अर्थात जो है, यही अर्थात आपका तीसरे पद की कल्पना करवा दे रहा है। जब भी बहुब्रीहि समास का विग्रह करेंगे तो ये अर्थात निश्चित रूप से देंगे, देना अनिवार्य है। इसलिए कि मान लेते हैं कि कहीं आप परीक्षा दे रहे हो, परीक्षा में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको कर्मधारय भी दिया हुआ है, बहुब्रीहि भी दिया हुआ है, उसमें विग्रह करके ऐसी परिस्थिति में तो शंका हो जाएगी। तो मान लेते हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों दिया हुआ है, तो दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है, आपको दे देना है। तब कहेंगे कि तो वहां तो एक ही आंसर होगा, इसीलिए तो मैंने कहा कि कोई एक को सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान देंगे, सेलेक्ट करते समय एक बात पर ध्यान देंगे, जो शब्द दिए रहेंगे, समस्त पद जो भी रहेंगे, यदि वह समस्त पद योगरूढ़ शब्द होगा। योगरूढ़ क्या मतलब होता है, जब हम शब्द विचार करेंगे तो शब्द विचार के क्रम में शब्द के भेद की चर्चा होगी। उस चर्चा के दौरान कई तरह से शब्द, कई दृष्टिकोण से शब्द के भेद किए जाते हैं। उसी में एक दृष्टिकोण है रचना की दृष्टि से शब्द के भेद तीन तरह के होते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योगरूढ़। योगरूढ़ के मतलब हो गया कि जो शब्द यौगिक भी हो और रूढ़ भी हो। रूढ़ के मतलब है और प्रचलित हो, सीधा सीधी, जिन शब्दों को खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकले, रूढ़ है। जैसे मेज, पानी, जल, ये सब रूढ़ शब्द हैं। यानी जो चीज हमने अपनी आंखों से हमें दिखाई दे रहा है, उसमें अधिकांश शब्द जो है सो रूढ़ी हैं। यौगिक का मतलब हो गया कि जो दो शब्दों के मेल से बना हो, जैसे विद्यालय, विद्या और आलय, ये अलग अलग शब्द हैं, तो ये यौगिक शब्द हो गया। पुस्तकालय, तो इस तरह से अलग अलग शब्दों के योग से बने हैं। शब्दों की योग से, वर्ण के योग से मैं नहीं कर रहा हूँ, शब्दों के योग से बने हैं, तो वो यौगिक शब्द होगा। और योगरूढ़ का मतलब हो गया कि जो यौगिक भी है और रूढ़ भी है। जैसे हिमालय, हिमालय कहते हैं, तो हिमालय का मतलब क्या हुआ, हिम और आलय दो अलग अलग अर्थ हैं। हिम और आलय, ये दो अलग अलग अर्थ। हिम मतलब बर्फ, आलय मीन्स घर, बर्फ का घर, इसका मतलब हो गया। तो बर्फ का घर, तब इसका एग्जाम्पल के रूप में ऐसे देखें,
मान लेते हैं कि किसी एक कमरे में पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक बर्फ ही बर्फ रख दें, तो क्या उस कमरे को हम हिमालय कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, कदापि नहीं। छोड़िए, एक बिल्डिंग की बात कीजिए, एक भवन, विशाल भवन की बात कीजिए, उस विशाल भवन में केवल बर्फ ही बर्फ हो, क्या कहेंगे हिमालय? नहीं। जहां बर्फ बनता है, कोल्ड स्टोरेज, उसको कहेंगे हिमालय। वहां तो बनता भी है, बर्फ भी रखा जाता है, बर्फ की तपती भी होती है, उसको कहेंगे हिमालय? मतलब हिमालय कहने का मतलब है कि हिमालय नाम का एक विशिष्ट पर्वत है जिसका मानचित्र हमारे मानस पटल पर उभरने लगता है। किसी खास पर्वत का बोध कराता है कि जहां किसी खास का बोध हो वो है योग। तो जितने भी योगरूढ़ शब्द होंगे, अब दशानन किसी केवल रावण के लिए प्रसिद्ध है, पीताम्बर श्री कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है, नीलकंठ महादेव के लिए प्रसिद्ध है, विषधर महादेव के लिए प्रसिद्ध है, लंबोदर गणेश के लिए प्रसिद्ध है। हमारे पास यदि लंबा उदर होगा तो हम लंबोदर नहीं करेंगे, हम अपने कंठ में नीला स्याही पोत लेंगे तो हम नीलकंठ नहीं हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ ध्यान देंगे जब सेलेक्ट करने की बात होगी, यदि योगरूढ़ शब्द होगा तो बेझिझक आप बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखेंगे। इसमें कोई संशय नहीं। और जहाँ उपमेय और उपमान की बात हो, क्या संबंध देखेंगे, यहाँ कर्मधारय और बहुब्रीहि में अक्सर आपको अंतर्द्वंद हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में ये डिसाइड करने के लिए क्या करें क्या न करें, उस परिस्थिति में डिसाइड करने के लिए मैंने इस तरह का उदाहरण दिया। तो मैं समझता हूँ कि बहुब्रीहि समास भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। समास, द्वंद्व समास, जिसकी परिभाषा संस्कृत में चार थे। द्वंद्व, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। च का मतलब होता है और। अब हिंदी में देखते हैं कि जिन समस्त पदों में दोनों पद की प्रधानता हो, यानी उत्तर पद की भी प्रधानता है और पूर्व पद की भी प्रधानता है, यहाँ दोनों पद की प्रधानता है। तो जहाँ दोनों पद की प्रधानता हो द्वंद्व समास होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर इसके उदाहरण में, जहाँ दोनों पद रहेंगे, चाहे तो दोनों पद एक समस्त पद के रूप में बनेंगे, या दोनों पदों के बीच में हाइफन यानी योजक चिन्ह का प्रयोग रहेगा। ये है योजक चिन्ह, हाइफन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइफन, इसको हिंदी में कहते हैं योजक चिन्ह। योजक का मतलब ही होता है जोड़ने वाला। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ये राधा और कृष्ण के बीच में च का प्रयोग हुआ, और का प्रयोग हुआ। राधे श्याम, राधा और श्याम, भाई बहन, भाई और बहन, गुण दोष, गुण और दोष, नर नारी, नर और नारी, राजा प्रजा, राजा और प्रजा। इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक दूसरे का विपरीत रूप में देख रहे हैं, चाहे विपरीत लिंग हो या विलोम शब्द हो। राजा प्रजा, राजा का विलोम प्रजा, नर का विलोम नारी। अब यहाँ पर लिंग परिवर्तन है, गुण और दोष विलोम देख रहे हैं। इस तरह के जहाँ पर हम देखेंगे वहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो।
और द्वंद्व समास के विग्रह करने में और का प्रयोग करेंगे, दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं होगा। शेष बातें अगले एपिसोड में मैं लेकर प्रस्तुत होऊंगा और मेरी कोशिश होगी कि अगले एपिसोड में मैं आपका समाज से संबंधित विस्तृत जानकारी देकर समास प्रकरण को इतिश्री कर दूं। तब तक के लिए धन्यवाद।